नमस्कार दोस्तों, माइसा क्लासेज की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का अभिनंदन है। आज अपन राजस्थान के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान के प्रतीक से संबंधित अपन बात करने वाले हैं और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा दोस्तों। और मुझे नहीं लगता है कि इसको पढ़ने के बाद में इससे बाहर कोई प्रश्न आने की संभावना आपकी बचेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले देखो, अपन बात करेंगे खेजड़ी की। तो खेजड़ी आपको पता है दोस्तों, राज्य वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम सबसे पहले आपको याद रखना है, तो प्रोसोपिस सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है, जो राजस्थान के पश्चिमी साइड में पाया जाता है। यानी अगर राजस्थान के मैप की बात करें तो राजस्थान का जो पश्चिमी साइड का भाग है, इस राजस्थान में, इस साइड में, पश्चिमी राजस्थान में स्पेशल अगर देखें तो नागौर साइड में देखने को ज्यादा मिलता है। उपनाम में बात की जाए तो राज्य वृक्ष, इसको 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा मिला, 31 अक्टूबर 1983। पूरी डेट अगर आपसे पूछे तो संभावना ये रहती है कि 1983 भी याद रख लोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप 31 अक्टूबर 1983 की डेट आप याद रख सकते हो। राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया इसको। राज्य का गौरव, इसके उपनामों में अगर बात की जाए तो राज्य का गौरव बोलते हैं। इसको समी वृक्ष के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। स्थानीय भाषा में इसको जाटी कहते हैं। वंटर ट्री भी बोलते हैं इसको। भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष के रूप में भी इसको जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आपको ये याद रखनी है, देखो पूछने लायक संभावना बनती है। विजयदशमी या दशहरा के अवसर पर खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो स्पेशल आपसे पूछ सकता है कि विजयदशमी या दशहरा के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना खेजड़ी की पूजा की जाती है। ये कुछ कॉमन सामान्य सी जानकारी है। इसकी फली को सांगरी कहते हैं, जो सुखाकर सब्जी के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसकी पत्तियां लूम चारे के रूप में काम आती है। अब देखो इधर स्पेशल आपको ये याद रखना है कि सम्मी को जो सिंधी भाषा है, इस सिंधी भाषा के अंदर दोस्तों सम्मी को छोकड़ा बोलते हैं। पंजाबी और हरियाणी के अंदर इसको जाटी बोला जाता है खेजड़ी को। कन्नड़ के अंदर देखो बन्ना बन्नी, थोड़ा सा ये नाम थोड़ा ध्यान में रख लेना, बन्ना बन्नी के नाम से इसको कन्नड़ में जाना जाता है। तमिल में इसको पेमे बोलते हैं और स्थानीय भाषा के अंदर इसको सीमलो के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा स्थानीय भाषा में सीमलो बोला जाता है, एक बन्ना बन्नी, साथ में ये छोकड़ा, ये सारे नाम इंपोर्टेंट है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और स्पेशल देखो एक डेट है 12 सितंबर 1978 से प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक ये दिवस से भी याद रखना, खेजड़ी दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है, तो 12 सितंबर की डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। खेजड़ली बलिदान की बात करें तो दोस्तों खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर आपको पता है राजस्थान की बहुत ही फेमस घटना है। 1730 के अंदर अमृता देवी बिश्नोई जो है, उन्होंने उनके साथ में 363 लोगों ने यहाँ पे बलिदान कर दिया था और उसी वजह से अपने प्राणों को बलिदान कर दिया दोस्तों, क्योंकि उन्होंने पेड़ों की रक्षा से संबंधित ये घटनाक्रम जुड़ा हुआ था, पेड़ों से संबंधित, और सारे ग्रामीण लोग उनके साथ में जुड़ गए थे। और 363 लोग जब पेड़ों के चिपक गए तो उनको पेड़ों के साथ में काट दिया गया था। तो इस घटना को इतिहास के अंदर खेजड़ली बलिदान के रूप में जाना जाता है। जोधपुर से संबंधित ये घटना 1730 की। भाद्रपद शुक्ल दशमी, ये आपको स्पेशली याद रखना है। देखो भाद्रपद शुक्ल दशमी, देखो पेड़ों का मामला है तो या तो सावन या भादवे की बात हो सकती है। तो यहाँ पे पेड़ों का संबंधित मामला है, तो पेड़ की बात करें तो या तो अपन सावन के अंदर या भादवे के अंदर पेड़ लगाते हैं। तो यहाँ पे भादवे का महीना आपको याद रखना। भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव जोधपुर में विश्व का दोस्तों, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पे बढ़ता है, तो खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर, ठीक है। और एक ये पुरस्कार शुरू किया गया था दोस्तों अमृता देवी के नाम से, क्योंकि इसकी नेतृत्वकर्ता अमृता देवी थी, उनके नाम से 1994 में एक पुरस्कार की शुरुआत हुई। इसका नाम रखा गया अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। इसमें दोस्तों सहजता जो होती है उसको 50,000 रुपए दिए जाते हैं और प्रति व्यक्ति अगर कोई वन और वन्य जीवों से कोई अच्छा काम करता है, वन्य जीवों से संबंधित या वनों से संबंधित, तो उसको ये राशि दी जाती है 25,000 और सहजता को ये राशि दी जाती है 50,000, ठीक है। तो आई होप मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा कि राष्ट्रीय वृक्ष जो है खेजड़ी, और खेजड़ी के बारे में आपने डिटेल से पढ़ा। उसके बाद में देखो दोस्तों अगला जो राज्य वृक्ष है आपका, जो राज्य पुष्प है उसका नाम है रोहेड़ा।
रोइड में आपको याद रखना है, इसका सबसे पहले तो आपको वैज्ञानिक नाम याद रखना है। तो वैज्ञानिक नाम में इसको टिकोमेला अंडुलेटा के नाम से इसको जाना जाता है, और ये भी दोस्तों आपको पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टिकोमेला अंडुलेटा, रोहिडा, पश्चिमी राजस्थान। उपनामों की बात की जाए तो दोस्तों राज्य पुष्प तो 1983 में है। ठीक है, तो 1983 की डेट को 21 अक्टूबर 1983 को इसको राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। मरुस्थल का दोस्तों इसको सागवान बोलते हैं, रोइडा को मरुस्थल का सागवान बोलते हैं। मारवाड़ टीक के नाम से इसको जाना जाता है, मरु शोभा के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला देखो, सबसे इंपॉर्टेंट नोट आप याद रखना, रोइडा के फूल पूछ लिए जाते हैं, मार्च अप्रैल के महीने में खिलते हैं। ठीक है, और इन पुष्पों का रंग गहरा केसरिया फिर मिर्च पीला होता है। तो दोस्तों देखो, मार्च अप्रैल में लगभग क्या होते हैं कि पेड़ों के फूल जो है सूख जाते हैं, लेकिन इसके जो फूल है वो मार्च अप्रैल में आते हैं। तो रोइडा में थोड़ा सा स्पेशल आप याद रखना, रोइडा के जो फूल है वो मार्च अप्रैल के महीने में आते हैं। ठीक है, तो रोइडा में इतनी बातें याद रखना। वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा, राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था 1983 में। मरुशोभा मारवाड़ टीक और सागवान के नाम से भी इसको, मरुस्थल का सागवान के नाम से भी इसको जाना जाता है। फूल कब आते हैं? तो मार्च अप्रैल का महीना आपको याद रखना है। अगला देखो, अगला जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक है उसका बात करें तो गोडाउन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गोडाउन का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। ठीक है, आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। उपनाम की बात करें तो दोस्तों इसको सोन चिड़िया बोलते हैं, शर्मिला पक्षी बोलते हैं, हुकना बोलते हैं, गुराइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये उपनाम है इसके, सोन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, हुकना, गुराइन। ऑर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एवं सोन चिड़िया भी कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में कई बार पूछा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से किसको जाना जाता है? गोडाउन को जाना जाता है। 1981 में इसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था दोस्तों, तो 1981 याद रखना। तो राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष जो थे वो तो आपके 1983 में थे, और अब आपका है राज्य पक्षी। तो राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था 1981 में। ठीक है, गोडाउन हमारा राज्य पक्षी है और इसको राज्य पक्षी का दर्जा 1981 के अंदर। ठीक है, यह सर्वाधिक देखो दोस्तों मरु उद्यान में देखने को मिलेगा, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर 3162 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है मरु उद्यान का। और मरु उद्यान के अंदर आपको देखने को मिलेगा गोडाउन, साथ में सांकलिया एक जगह पड़ती है अजमेर में, वहां पे देखने को मिलेगा सोरसन 12 के अंदर। तो ये तीनों स्थान आपको याद रखने हैं गोडाउन से संबंधित। मरु उद्यान जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर याद रखना है, सांकलिया अजमेर याद रखना है, सोरसन 12 याद रखना है। उसके बाद में देखो दोस्तों, गोडाउन प्रजनन केंद्र, सीधा सीधा एग्जाम में आए तो आपको याद रखना है, गोडाउन प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो आपका जोधपुर में है। ठीक है, जैसलमेर और सोरसन 12 में भी स्थित है, लेकिन मेन आपको याद रखना कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। तो गोडाउन के अंदर इतनी बातें आपको याद रखनी है, ये आपका गोडाउन से संबंधित। साथ में देखो आगे गोडाउन से संबंधित, राज्य सरकार द्वारा इसके संरक्षण के लिए 2014 में गोडाउन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो राजस्थान सरकार द्वारा आपसे पूछा जा सकता है कि गोडाउन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो डेट आपको याद रखनी है 2014। चलिए आइए अगला अपन बात करते हैं चिंकारा की। बहुत इंपॉर्टेंट है चिंकारा। वैज्ञानिक नाम दोस्तों इसका गजेला, गजेला के नाम से इसको जाना जाता है। 1981 में राज्य पशु, देखो दोस्तों राज्य पक्षी और पशु आपको पता होगा, 1981 की डेट याद रखनी है। और वृक्ष और पुष्प की बात करें तो वो 1983 की डेट में है। ठीक है, तो डेट थोड़ा सा आप याद रख लेना। जीवों की बात करें तो दो जीव हैं, गोडाउन और चिंकारा 1981, और पुष्प या वृक्ष की बात करें तो 1983 है। आगे देखो, इसमें राजस्थान में चिंकारा की एंटीलोप प्रजाति पाई जाती है। तो चिंकारा की राजस्थान में जो प्रजाति पाई जाती है उस प्रजाति का नाम है एंटीलोप। चिंकारे को आप छोटा हिरण के नाम से भी संबोधित किया जाता है, छोटा हिरण भी आप बोल सकते हो। तो चिंकारा जिसका वैज्ञानिक नाम गजेला, गजेला 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया था। चिंकारा के लिए दोस्तों ये आपको थोड़ा सा स्पेशली याद रखना है, चिंकारा के लिए नारगढ़ अभ्यारण्य जयपुर जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नारगढ़ अभ्यारण्य जयपुर वो चिंकारा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो आप इसमें थोड़ा सा विशेष याद रखना। दूसरी बात दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि राज्य पशु जब भी ये बात आए तो राज्य पशु दो है। आपसे वन्य जीव श्रेणी में पूछे तो वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है चिंकारा याद रखना है। और पशुधन श्रेणी में राज्य पशु अगर आपसे पूछता है तो दोस्तों आपको ऊंट याद रखना है। ठीक है,
तो पशुधन श्रेणी में अगर आपसे पूछे तो ऊंट ध्यान रखना। हालांकि इसको राजस्थान का राज्य पशु 30 जून 2014 को बनाया गया था। ठीक है, तो ऊंट को कब बनाया गया था? 30 जून 2014 को राज्य पशु। तो राज्य पशु दो है राजस्थान में, एक ऊंट है, एक चिंकारा है। ये वन्य जीव श्रेणी में है और ऊंट जो है वो पशुधन श्रेणी में है। वैज्ञानिक नाम इसका है कैमेलस। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी को ऊंटों का देवता भी कहते हैं। तो राजस्थान में ऊंटों का देवता आपको याद रखना है कि राजस्थान में ऊंटों के देवता के नाम से इसको जाना जाता है। तो पाबूजी जो है वो राजस्थान में ऊंटों के देवता है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट जो पाए जाते हैं वो बाड़मेर में, और न्यूनतम ऊंट अगर आपसे पूछता है तो आपको दोस्तों याद रखना है प्रतापगढ़ के अंदर। ऊंट की इंपोर्टेंट नस्लों में बात करें तो गोमठ इसकी एक प्रसिद्ध नस्ल है। उसके बाद में एक नाचना इसकी प्रसिद्ध नस्ल है। तो गोमठ और नाचना आपको विशेष याद रखना है, ऊंट की नस्लें हैं। जैसलमेरी और अलवरी और बीकानेरी भी ऊंट की नस्लें हैं, लेकिन गोमठ और नाचना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे ज्यादा बाड़मेर में मिलते हैं ऊंट और सबसे कम प्रतापगढ़ में। पाबूजी जो है ऊंटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। कुछ विशेष बातें और याद रख लेना साथ में। ऊंट पालक जाति आपसे पूछ सकते हैं, तो दोस्तों याद रखना ऊंट पालक जाति रेबारी है। ऊंट की खाल पर की जाने वाली जो कलाकारी है उसको उस्ता कला बोलते हैं दोस्तों। तो उस्ता कला से संबंधित भी आप याद रख सकते हो। उस्ता कला का संबंध किससे है? तो ऊंट की खाल पर जो कलाकारी की जाती है उसको बोलते हैं उस्ता कला। अब आगे देखो आप, गोरबंद राजस्थान का ऊंट श्रृंगार गीत है। तो गोरबंद आप याद रखना, गोरबंद राजस्थान का ऊंट का श्रृंगार गीत माना जाता है। आगे देखो दोस्तों, राजस्थान का राजकीय गीत आपको याद रखना है, केसरिया बालम पधारो निभारे देश। तो यह लोकगीत ढोला मारू की प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। तो आपको याद रखना है, ढोला मारू की प्रेम कहानी से संबंधित जो लोकगीत है उसको बोलते हैं केसरिया बालम पधारो निभारे देश। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। तो ये आपको इंपोर्टेंट नोट याद रखना है कि सबसे पहले केसरिया बालम को किसने गाया था? तो उदयपुर की एक महिला है जिसका नाम है मांगी बाई, उसने गाया था। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है, इस गीत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिल्लाबाई के द्वारा गाया गया था। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो अल्लाह जिल्लाबाई, जिसका संबंध कौन से जिले से है? बीकानेर से। तो उदयपुर की मांगी बाई ने तो सबसे पहले गाया था जो केसरिया बालम गीत है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो सबसे पहले गाया गया वो अल्लाह जिल्लाबाई, जिनका संबंध कहां से है? बीकानेर। अल्लाह जिल्लाबाई को राज्य की मरु कोकिला और बाईजी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों पूछ सकते हैं कि राजस्थान की राज्य की मरु कोकिला या बाईजी के नाम से किसको जाना जाता है? तो अल्लाह जिल्लाबाई, जिनका संबंध कौन से जिले से है? बीकानेर से। इस गीत को मांड गायकी में गाया जाता है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा विशेष आप याद रखना कि जो गीत है इसको मांड गायकी में गाया जाता है। आगे देखो, अल्लाह जिल्लाबाई ने सबसे पहले केसरिया बालम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। तो बीकानेर के एक महाराजा है जो राजस्थान में, जिनको नहर लाने का श्रेय माना जाता है, आईजीएनपी जो नहर है, तो उनका बड़ा योगदान उसके अंदर रहा, क्योंकि बीकानेर के अंदर उससे पहले एक नहर बनाई गई थी जिसका नाम था गंग नहर, और गंग नहर का दोस्तों निर्माण करवाया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, तो गंग नहर जो श्री गंगानगर जिले को लाभान्वित करती है, और गंग नहर के बाद में कॉन्सेप्ट था इंदिरा गांधी नहर का। तो गंग नहर के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में ही सबसे पहले अल्लाह जिल्लाबाई के द्वारा ये गीत गाया गया था, जिसको अपन बोलते हैं राज्य गीत, राजकीय गीत केसरिया बालम पधारो निभारे देश। आगे चलते हैं। आगे देखो दोस्तों, राजस्थान का राज्य खेल। तो राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, और बास्केटबॉल आप याद रखना 5 खिलाड़ी होते हैं। जैसे बिस्किट याद रख सकते हो, बास्केट बिस्किट। तो बिस्किट में जैसे छोटे वाला 5 रुपए का आता है, वैसे ही आप याद रख सकते हो कि बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो बास्केटबॉल को 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया था। आपसे पूछ सकते हैं कि राज्य खेल कब घोषित किया गया था? तो आपको डेट बतानी है, 1948। कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें? तो दोस्तों 5 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम के अंदर। इस खेल को नियंत्रित करने वाली जो संस्था है अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना इसके अंदर। बास्केटबॉल 1948, राज्य खेल, खिलाड़ियों की संख्या 5।
आगे देखो दोस्तों, राजस्थान का राज्य नृत्य है, तो ये राज्य नृत्य है घूमर। यह राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य है जिसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। इस नृत्य में महिलाएं एक बड़ा घेरा बनाते हुए अंदर और बाहर जाते हुए नृत्य करती हैं। घूमर प्राय विशेष अवसरों जैसे विवाह समारोह, त्योहारों, धार्मिक आयोजनों पर किया जाता है। तो दोस्तों राज्य नृत्य याद रखना घूमर। ठीक है, तो ये कुछ विशेष बातें थी जो राज्य के प्रतीक चिन्हों से संबंधित थी। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, लेकिन जहां से एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना है वो सारे पॉइंट अपन ने यहाँ पे देख लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे राज्य मिठाई, जिसको घेवर को मान सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं, लेकिन संभावना कम रहती है। आप तो ये मान के चलना कि ज्यादा राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प और राज्य पक्षी, राज्य पशु और ज्यादा से ज्यादा खेल से संबंधित कोई एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। तो आज दोस्तों अपन इस वीडियो के अंदर राज्य प्रतीक के बारे में पूरा अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। इस चैनल को दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।